दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि 182 मीटर ऊंचे यानी 61 मकान मंजिला ऊंचाई के बराबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू इंजीनियर्स और कई वर्कर्स ने अपनी जान देकर और अपनी जान पर खेलकर आखिर कैसे बनाया, और साथ ही रेल की लोहे की पटरियों को कैसे बनाया जाता है और ट्रेन की पटरियों को कैसे बिछाया जाता है और अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रेलवे ट्रैक कैसे बनाया जाता है। अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक ये खालिस जानलेवा काम मजदूर और इंजीनियर्स कैसे करते हैं, क्योंकि ये ट्रैक बनाते समय जमीन नीचे धंस सकती है और एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और कड़ी मेहनत से बनी इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे ट्रैक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ट्रेन की पटरी बनाने के लिए सबसे पहले ट्रेन की लोहे की पटरियों को फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। ट्रेन की लोहे की पटरियों को बनाने के लिए सबसे पहले पुराने खराब लोहे के स्क्रैप को या फिर लोहा बनाने वाले मटेरियल को आग की भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। यहाँ पर इस आग की भट्टी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान तक होता है। आग की भट्टी में पुराना खराब लोहे का स्क्रैप या फिर लोहा बनाने वाला मटेरियल पिघलने के बाद एक रोलर मशीन के अंदर से गुजरता हुआ बाहर आता है, जिससे कि रोलर में से गुजरने की वजह से ये आयरन स्क्रैप एक ट्रेन की पटरी का रूप ले लेता है। अब इस ट्रेन की लोहे की पटरियों को फैक्ट्री के अंदर लगी कई अलग अलग रोलिंग मशीन के अंदर से बार बार गुजारा जाता है। बार बार इन रोलिंग मशीन के अंदर से ये ट्रेन की पटरी गुजरने से ये ट्रेन की पटरियां एक ट्रेन की पटरी का प्रॉपर आकार ले लेती हैं। अब इन ट्रेन की पटरियों को लंबाई के हिसाब से काट लिया जाता है। अब ये ट्रेन की पटरी ठंडी होने के बाद पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब इन ट्रेन की पटरियों को उठाकर उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर ट्रेन की पटरियां बिछानी होती हैं। अब इन लंबी लंबी लोहे की पटरियों को इस मशीन की मदद से तेजी से बिछाया जाता है और फिर इन लंबी लंबी लोहे की पटरियों को नट और बोल्ट की मदद से आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह जोड़ दिया जाता है। अब ये लोहे की पटरी दोनों साइड से आपस में अच्छे से एक दूसरे से मजबूती से ज्वाइंट हो जाएं, इसके लिए इनके बीच में कंक्रीट की ब्रिक्स को बिछाया जाता है। अब इन कंक्रीट की ब्रिक्स को बिछाने का काम ये लेइंग मशीन करती है। ये मशीन इन कंक्रीट की ब्रिक्स को बिछाती चली जाती है और इन कंक्रीट की ब्रिक्स को दोनों रेल की पटरियों से भी अच्छे से जोड़ देती है। और साथ ही कंक्रीट की ब्रिक्स बिछाने के साथ साथ ये मशीन इस रेलवे ट्रैक पर रोड़ी भी बिछाती चली जाती है। अब आखिर में रेल की पटरी तैयार होने के बाद इसके ऊपर खाली ट्रेन को चलाकर इन रेल की पटरियों की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद ये ट्रेन की पटरी पूरे प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार है। और दोस्तों अब मैं आपकी और भी ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भारत के अंदर एक मशीन ऐसी है जो इन रेल की पटरियों को जरा से ही देर में उखाड़ देती है। असल में जब दोबारा से रेल की पटरियां बिछानी होती हैं, तो पहले बनी रेल की पटरियों को उखाड़ना होता है, जो कि ये काम ये मशीन करती है। वर्ल्ड बिगेस्ट द स्टैचू ऑफ यूनिटी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति हमारे देश भारत में 31 अक्टूबर सन 2018 को बनकर तैयार हुई थी और ये स्टेचू हमारे भारत के महान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टेचू 182 मीटर ऊंचा था, जिसकी ये ऊंचाई लगभग 61 मकान मंजिला ऊंचाई के बराबर थी। और इस स्टेचू को बनाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई
और 78,900 मीट्रिक टन वजन का ये स्टेचू हल्के फुल्के भूकंप के झटके से भी गिर सकता था, बल्कि भूकंप के झटके से भी ज्यादा डर इंजीनियर्स को तेज हवा के प्रहार का था। तो आइए जानते हैं 4,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 3.5 साल की मेहनत में अपनी जान पर खेलकर आखिर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू कैसे बनाया। दोस्तों, इस स्टेचू को गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के छोटे से टापू पर बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्टेचू को बनाने में 18,500 मीट्रिक टन लोहा, 17,000 मीट्रिक टन ब्रॉन्ज यानी पीतल और 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था और इस स्टेचू को बनाने में 2,989 करोड़ की लागत लगी है। दोस्तों, इस स्टेचू को बनाने के लिए ये डिसाइड किया गया था कि इस मूर्ति के कांसे के आगे के निचले भाग में एक इमारत होगी और इसके आधार पर मूर्ति के पैरों के नीचे प्रवेश द्वार, म्यूजियम और 135 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट बनेगी, जहां पर एक गैलरी होगी जिससे दर्शक इतनी ऊंचाई पर चढ़कर सरदार सरोवर डैम और आसपास के नजारे की प्रकृति का एक अच्छा नजारा देख सकें। दोस्तों, इस स्टेचू को बनाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मूर्तिकार राम सुतार जी को मूर्ति तराशनी का काम सौंपा गया। पद्म भूषण विजेता राम सुतार को ये मूर्ति तराशने में करीब 1 साल का समय लगा। राम सुतार जी ने अपने पूरे 70 साल के कार्यकाल में सैकड़ों मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मूर्ति को उसकी आकृति और डिजाइन देने के लिए कांसे के धातु को मूर्ति के सांचे में ढालना था। कांसे का ये मेटल ही मूर्ति को उसका आखिरी आकार देगा, क्योंकि कांसा एक ऐसा धातु है जो बेहद ही टिकाऊ होता है और ये कांसा तांबा, टिन और जिंक को मिलाकर बनता है। लेकिन कांसे जैसे धातु से एक मूर्ति की ढलाई करना बेहद मुश्किल काम होता है और इतनी बड़ी मूर्ति को कांसे से तराशने के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा कोई भी फाउंड्रीज नहीं था और ना ही अच्छी क्वालिटी का कांसा मौजूद था। इसीलिए ये काम चीन के अंदर किया गया। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति को 6,659 टुकड़ों में तराशा गया। सरदार पटेल की मूर्ति के इतने सारे अलग अलग टुकड़े इसलिए बनाए गए ताकि उनकी मूर्ति को एक ही जगह पर आसानी से फिट किया जा सके और इतना बड़ा ये ढांचा मजबूत रह सके। अब इस मूर्ति को फिट करने के लिए सबसे पहले भारत की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को ये काम सौंपा गया। अब 78,900 मीट्रिक टन का वजन मजबूती से टिका रहे, इसके लिए सबसे पहले 1,500 मजदूरों ने 4,488 क्यूबिक मीटर की नींव रखने के लिए एक हफ्ते तक दिन और रात कड़ी मेहनत की। ये आकार एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से बड़ा और गहरा था। अब इसके बेस पर कंक्रीट का मिश्रण बिछाया गया और एक मजबूत लोहे का जाल बिछाया गया। अब फिर से कंक्रीट बिछाकर एक मजबूत बेस तैयार कर दिया गया। अब इस स्टेचू को बनाने के लिए सबसे बड़ा चुनौती भरा काम था। इस स्टेचू में सरदार पटेल का एक कदम आगे की तरफ था। इनके पैरों के बीच 12 फुट का गैप था। इसी वजह से इस मूर्ति को एक इमारत का रूप देना एक बेहद चुनौती भरा काम था, क्योंकि आमतौर पर सभी मूर्तियों का आधार चौड़ा होता है और भी नीचे से पोशाक से ढके हुए होते हैं, जिससे नीचे का चौड़ा आधार ढक जाता है और बनाए गए ढांचे को एक मजबूत पकड़ मिल जाती है। लेकिन इसमें चुनौती भरा काम ये है कि सरदार भाई धोती पहनते हैं, जिस वजह से 12 फीट गैप होने से ढांचा कमजोर पड़ता है। तो फिर इस चुनौती का हल बड़े बड़े इंजीनियर्स ने ये निकाला कि एक चौड़े आधार की जगह 2 अलग अलग कॉलम बनाए जाएं, जो मूर्ति के पैर बनेंगे और ढांचे को मजबूती भी देंगे। अब 2 अलग अलग कॉलम तैयार करने के बाद इसके बीच वाले यानी पैरों के बीच वाले हिस्से को बनाया गया और इतने भारी वजन को सहारा देने के लिए इस स्टेचू के चारों साइड 5-5 फीट की मोटी दीवार बनाई गई।
अब ये स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और बड़े भूकंप को झेल सके, इसके लिए ढांचे के अंदर मजबूत पकड़ बनाने के लिए ट्यून्ड मास टेम्पर्स नाम की एक खास चीज बनाई गई। 6,659 मूर्ति के अलग अलग ढांचे के पैनल्स को लाया गया और फिर बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से सबसे पहले सरदार पटेल की धोती के 12 टन वाले पैनल्स को लगाया गया। ऐसे सारे टुकड़ों को एक एक करके एक साथ जोड़कर मूर्ति को तैयार किया गया। अब 31 अक्टूबर 2018 को ये मूर्ति ऐसे बनकर तैयार हुई। दोस्तों, कोई व्यक्ति यहाँ पर ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति देखने आता है तो कोई म्यूजियम, तो कोई 135 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर प्रकृति के नजारे का लुत्फ देखने आता है। अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जमीन के नीचे रेलवे ट्रैक कैसे बनाया जाता है? जमीन के नीचे ट्रेन की पटरियों को कैसे बिछाया जाता है जबकि ऊपर से जमीन नीचे भी नहीं धंसती है? तो चलिए जानते हैं जमीन के नीचे रेलवे ट्रैक कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आज कोरिया, हांगकांग, ताइवान, चीन, जापान, थाईलैंड और भारत जैसे कई देशों में जमीन के नीचे ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भारत में कोलकाता, गुड़गांव, जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली में जमीन के नीचे ट्रेनों को चलाया जा रहा है। दोस्तों, जमीन के नीचे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए सड़क पर चल रहे ट्रैफिक को नहीं रोका जाता है, बल्कि ऊपर ट्रैफिक चलता रहता है और नीचे सुरंग बनाने का काम होता रहता है। जमीन के नीचे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए सबसे पहले जमीन के नीचे सुरंग बनाई जाती है और सुरंग बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के आगे रोटेटिंग कटिंग व्हील लगा होता है, यानी इस मशीन के आगे एक पहिया लगा होता है जो लगातार घूमता हुआ जमीन को काटता रहता है और इस मशीन के पीछे लगा हाइड्रोलिक सिलेंडर कटिंग करने वाले पहिए को आगे की तरफ धक्का देता रहता है। इससे मशीन जमीन को नीचे से काटती रहती है और आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे दोस्तों, तेजी से अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक के लिए एक लंबी गुफा तैयार कर ली जाती है। और दोस्तों, इस मशीन की एक खासियत ये है कि ये सारी मिट्टी को इस मशीन के अंदर लगी कन्वेयर बेल्ट, इस कन्वेयर बेल्ट की मदद से मिट्टी को बाहर पीछे निकाल देती है। और दोस्तों, इस मशीन को जमीन के नीचे ही बैठे इस मशीन के अंदर कई सारे वर्कर, ये सारे वर्कर इस मशीन को चलाते हैं। ऐसे जमीन के नीचे लंबी सारी सुरंग तैयार कर दी जाती है। अब इस टनल बोरिंग मशीन में लगी एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट, इसकी मदद से कंक्रीट के मटेरियल को सुरंग के अंदर भेजा जाता है और फिर ये TBM मशीन यानी टनल बोरिंग मशीन इसके ऊपर इस कंक्रीट के मटेरियल को पूरी सुरंग के ऊपर प्लास्टर कर देती है। अब इस पूरी सुरंग में एक मजबूत लोहे के जाल को बिछाया जाता है। जब ये पूरा जाल सुरंग के अंदर बिछा दिया जाता है तो फिर इस जाल के अंदर कंक्रीट के मिश्रण को डाला जाता है। अब कंक्रीट से बने बड़े बड़े पीसेस को सुरंग के अंदर ले जाया जाता है और टनल बोरिंग मशीन के अंदर मौजूद कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर वहां से TBM मशीन को कंट्रोल करके इन बड़े बड़े कंक्रीट के पीसेस को सुरंग के ऊपर दाएं और बाएं ये कंक्रीट के पीसेस सेट कर दिए जाते हैं। ऐसे सुरंग बिल्कुल मजबूत बन जाती है और जमीन के नीचे से धंसने की संभावना खत्म हो जाती है। जब ये टनल बोरिंग मशीन नहीं थी तब सुरंग बनाने के लिए ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस तकनीक में जमीन के नीचे धंसने की संभावना बनी रहती थी। अब सुरंग पूरे तरीके से तैयार होने के बाद ट्रेन के ट्रैक को और ट्रेन की पटरियों को ठीक ऐसे ही बिछाया जाता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रेन की पटरी कैसे बिछाई जाती है। ऐसे अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक तैयार किया जाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।